हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज मैं आपकी एग्जाम की तैयारी को आगे लेके चलती हूँ। एक नया टॉपिक पढ़ते हैं हम, सेल। सेल आप सभी को पता होगा कि हमारे पास क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की। कोई भी चीज आप ये क्लास देख पा रहे हैं, मैं आपको बोल पा रही हूँ या फिर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये सारे किस वजह से हम कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके जो सेल है वो प्रॉपर क्या कर रहे हैं, फंक्शन कर रहे हैं। तो सेल हमारे पास क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है। सेल हमारे पास क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब मैंने कैसे लिख दिया भाई, ये फंडामेंटल यूनिट है, उसी को हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि ये हमारे पास फंडामेंटल यूनिट कैसे है। सेल हमारे पास क्या है, कहां से ये शब्द आया या फिर किसने इसकी डिस्कवरी की, वो सारा जो टॉपिक है आज की क्लास में देखेंगे और आपको साथ के साथ याद भी हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं 1665 में। 1665 में क्या हुआ था जी, इसमें हमारे पास क्या हुआ था, एक साइंटिस्ट थे, किस नाम के, रॉबर्ट, साथ के साथ लिखते चलेंगे, रॉबर्ट हुक नाम के क्या थे, साइंटिस्ट थे। ये क्या करते थे, ये हमारे पास कॉर्क बनाते थे। क्या करते थे बेटा, कॉर्क बनाते थे। किससे? पेड़ की जो झाल होती है, आप सभी को पता होगा, पेड़ की जो झाल होती है, कॉर्क क्या उसी से बनती है। अब कॉर्क बोले तो क्या, अगर हमारे पास कोई बोतल है, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको कवर करने के लिए कई बार आपने देखा होगा लकड़ी का टुकड़ा सा इसमें फिट कर दिया जाता है ना, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, कॉर्क। तो इसने क्या किया, मजे मजे में क्या किया भाई, वो कॉर्क का काम करते थे, उसने उठाया कॉर्क को और क्या किया, मैग्नीफाइंग गिलास या फिर हम बोल सकते हैं कि एक माइक्रोस्कोप के थ्रू इसने क्या किया, कॉर्क को देखा। कॉर्क को देखा तो इसने क्या देखा कि उसके अंदर तो क्या है, बहुत सारे बॉक्स बने हुए हैं या फिर अलग अलग छोटे छोटे टाइप के हम कह सकते हैं कि कमरे बने हुए हैं। ठीक है, तो इसने जो ये छोटे 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 कमरे बने हुए हैं उसको क्या नाम दे दिया, हमारे पास सेल का नाम दे दिया। तो यहां से हमारे पास जो शब्द है सेल निकल के आया। अभी देख लेते हैं हमारे पास क्या स्टोरी है। सबसे पहले हमारे पास सेल, सेल हमारे पास क्या है, लेटिन वर्ड है। सबसे पहली बात, छोटे मोटे जो एग्जाम है आपके रेलवे में या ग्रुप डी वगैरह के, उसमें आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि सेल किस तरीके का वर्ड है, वो हमारे पास लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। ठीक है, इसका मीनिंग हमारे पास क्या होता है, स्मॉल रूम्स। आपको याद होगा या फिर आपको पता होगा, जो कई बारी जेल होती है उसके कमरे को हम क्या बोल देते हैं कि सेल, कि वो उस वाले सेल में क्या है, बंद है। तो इन छोटे छोटे रूम्स को हम क्या बोल देते हैं, सेल का नाम दे देते हैं। ठीक है, लेकिन अभी कॉर्क क्या है, ये तो आपको पता ही होगा, लिविंग एंड नॉन लिविंग। कॉर्क हमारे पास क्या है, नॉन लिविंग। कैसे नॉन लिविंग है हमारे पास, आज आप कॉर्क को देख लो, 10 साल बाद कॉर्क को देख लेना, अगर इसका साइज क्या है, इतना ही है, तो ये हमारे पास यानी कि ग्रो नहीं करेगी। तो यानी कि ये क्या है, नॉन लिविंग है। जो भी चीज सांस नहीं ले पा रही, ऑक्सीजन के साथ ग्रो नहीं कर पा रही, उसको हम बोलते हैं नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉर्क से इसने क्या निकाला, रॉबर्ट हुक भाई साहब थे जो, उन्होंने क्या निकाला कि जो ये सेल है ये तो क्या है, डेड है। तो यहां से आपका सीधा सीधा क्वेश्चन क्या होगा कि जो डेड सेल थे उसकी डिस्कवरी किसने की? तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, रॉबर्ट हुक। कब की? 1665 में। अब सेल की डिस्कवरी होगी तो उसका अध्ययन भी करेंगे यानी कि स्टडी भी करेंगे। तो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन यहां से बन के आ गया, स्टडी ऑफ सेल। कुछ भी रटने का नहीं है, साथ के साथ याद होएगा। स्टडी ऑफ सेल को हम क्या बोलेंगे, साइटोलॉजी। लॉजी शब्द हमारे पास कहीं भी दिख जाए यानी कि अध्ययन करना। साइटो मीन्स सेल, सेल का अध्ययन करना, उसको हम बोलेंगे स्टडी ऑफ सेल, या फिर हम इसी को क्या बोल देते हैं, सेल बायोलॉजी। ठीक है, अब ये स्टडी किसने शुरुआत की, रॉबर्ट हुक ने। तो तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, फादर ऑफ साइटोलॉजी, वो हमारे पास कौन हो गया, रॉबर्ट हुक। ठीक है, अब इनको देखा भाई इसने माइक्रोस्कोप में कॉर्क को, इसको दिखे छोटे 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 कमरे, तो फिर ये क्या हुआ, मजा ले रहे थे, तो इसको देख के एक और बंदा हमारे पास आया दूसरे नंबर पे, यानी कि कोई इंप्रेस हो गया दूसरा नंबर पे। वो हमारे पास क्या करेंगे, फिर से उस स्टडी को आगे प्रोसीड करेंगे। तो एक बार इसको देखो, फिर हम सेकंड साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, रॉबर्ट हुक नाम के जो आए थे बंदे, उसने क्या किया था, कॉर्क के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। कॉर्क के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से उसको क्या डिस्कवर किया था उन्होंने, कि जो डेड सेल हैं
उसकी डिस्कवरी किसने कर दी थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। तो अब इन्हीं इस भाई साहब से इंप्रेस होते हुए क्या आए हमारे पास? दूसरे नंबर के साइंटिस्ट आए जो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल की डिस्कवरी करेंगे। सेकंड नाम आपको याद रखना है, वैन ल्यूवेनहोक। दूसरे नंबर के ये साइंटिस्ट थे, ये आए, इन्होंने क्या किया, हमारे पास जो पोंड होता है या तालाब या फिर रिवर आपके पास, वहां से क्या किया, एक गड्ढे से या फिर जाके कुछ ऑर्गेनिज्म को या फिर एक मिट्टी उठा के ले आए और उसको क्या किया, इसने माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी किया और उसमें क्या देखा कि कुछ हलचल हो रही है, यानी कि कोई सेल है, उसको नाम दे दिया जैसे कि बैक्टीरिया या फिर वायरस, इस तरीके की चीज उसने देखी। इनके अंदर हमारे पास क्या होता है, यूनिसेलुलर, ये हम आगे पढ़ेंगे कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर क्या होते हैं। अभी आपको क्या पता करना है कि हमारे पास सबसे पहले जो डेड सेल था उसकी डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने, लेकिन इन्होंने क्या किया, फ्री लिविंग सेल डिस्कवर किया। ठीक है, किसने किया? वैन ल्यूवेनहोक ने किया। कैसे किया? आपके पास ये पॉन्ड के एक्सपेरिमेंट से किया, या फिर आपने 9th या 10th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपसे स्कूल में क्या ऑनियन मंगवाते थे, प्याज मंगवाते थे, उसकी जो पील है उसको क्या माइक्रोस्कोप में दिखाते थे, ऑनियन पील एक्सपेरिमेंट। उसके एक्सपेरिमेंट में भी आपको क्या कुछ हलचल सी होती दिखती थी, यानी कि वो क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर क्या है, सेल हमारे पास मूव कर पा रही है, कुछ बाहर से अंदर या अंदर से बाहर जो भी चीजें हैं जैसे कि ऑक्सीजन या फिर वाटर, वो उसके थ्रू ले पा रहे हैं। वो सारे एक्सपेरिमेंट के लिए हम किसको श्रेय देते हैं? वैन ल्यूवेनहोक को। ठीक है, सेकंड नंबर पे। तो अब इसने क्या किया, लिविंग सेल कर दिया। तो लिविंग सेल हमारे पास माइक्रो बायोलॉजी का पार्ट है। माइक्रो यानी कि बहुत छोटे, जिसको हमने एक आई से नहीं देख सकते, विच कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आईज। बायोलॉजी जहां पे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास कौन है? वैन ल्यूवेनहोक। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, फादर ऑफ माइक्रो बायोलॉजी कौन है हमारे पास? वैन ल्यूवेनहोक। ठीक है, अभी तक सारा समझ में आया? अभी हम इस स्टोरी को आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। एक बार इतना मैं आपको रिवाइज कर देती हूँ। सबसे पहले रॉबर्ट हुक आए 1665 में। उन्होंने कॉर्क को क्या किया, एक माइक्रोस्कोप से देखा, उसको देखा कि उसके अंदर क्या है, स्मॉल स्मॉल बॉक्सेज है, उसको नाम दे दिया उसने सेल का। सेल को हम कोशिका बोलते हैं हिंदी में। वैन ल्यूवेनहोक दूसरे, जिन्होंने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया। अब भाई मजा आ रहा है सभी को, माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, मार्केट में नई नई चीज आ रही है, तो सब क्या एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं। तो हमारे पास फिर अब आएगा कि उसने, अभी तक हमने देख लिया कि लिविंग के पास भी क्या है, सेल है, नॉन लिविंग के पास भी क्या है, सेल है। ठीक है, अभी इस बात से ये तो क्लियर हो गया कि कोई भी चीज हमारे पास है वो किसकी बनी हुई है, सेल की बनी हुई है। अभी तक हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते आ रहे थे कि कोई भी चीज किसकी बनी हुई है, एटम्स की बनी हुई है। अभी हम, हमारे पास एक नई नई चीज निकल के आई है कि कोई भी चीज किसकी बनी हुई है, सेल की, या तो वो लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है। तो अभी हम इसी को फर्दर क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट। अब कोई भी चीज मार्केट में नहीं आती है तो उस पर पूरी छानबीन होती है। वही छानबीन करने के लिए अब हमारे पास थर्ड, जो तीसरा बंदा आएगा, वो आएगा रॉबर्ट ब्राउन। उसने क्या किया, फर्दर माइक्रोस्कोप। अभी यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ चुके थे भाई। अभी तक तो क्या थे, सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास या फिर इन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप थे। अभी इन जो भाई साहब को, इनको एक एडवांटेज थी कि यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ गए थे, उसके थ्रू हम और भी ज्यादा अंदर तक देख पा रहे थे। इन्होंने क्या देखा कि जो सेल है उसके अंदर एक हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस भी है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की जो डिस्कवरी थी वो किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। ये स्टोरी अभी देखेंगे, एक बार इस स्लाइड को रिवाइज करो। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि हमारे पास रॉबर्ट हुक आ चुके थे। उन्होंने क्या किया, डेड सेल को डिस्कवर किया। दूसरे नंबर पे हमारे पास आए थे वैन ल्यूवेनहोक। इन्होंने क्या किया, फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया। अब भाई मजा आ रहा था इन सबको देखने में। तो हमारे पास एक तीसरे नंबर पे आते हैं रॉबर्ट ब्राउन।
इन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस को फाइंड आउट किया कि भाई जो अभी तक हम सेल सेल कर रहे हैं उसके अंदर भी हमारे पास कुछ मजेदार चीज है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो इसने बोला कि ये किसके फाउंडर हैं, न्यूक्लियस के। ठीक है, अब जैसे जैसे हम फर्दर स्टडी करते जाएंगे तो न्यूक्लियस के बेस पे ही क्या देखा इसने कि जो कुछ सेल्स है हमारे पास उसमें क्या है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, कुछ में हमारे पास क्या है, कोई भी सेल है उसके अंदर प्रॉपर यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अभी बताऊंगी आगे, डरने की बात नहीं है। ये आपकी गोल्गी बॉडीज प्रेजेंट है। ये सारी जो चीजें मैंने अभी लिखी हैं ये सारी चीजें क्या है, ऑर्गेनल्स। आपके पास सबसे पहले बेसिक यूनिट कोई भी चीज की होगी एटम। ठीक है, देखो एटम से क्या बनेगा, मोलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल से क्या बनेगा, सेल। सेल से क्या बनेगा, टिश्यू। टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से हमारे पास क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से क्या बनेगा, पॉपुलेशन। एंड ये सोन आपके पास बायोस्फीयर तक चलेगा, कैसे कैसे हमारे पास बायोम फिर बायोस्फीयर। ठीक है, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से बायोम एंड देन हमारे पास बायोस्फीयर। आपके काम की क्या चीज है, अभी आपके जैसे कि हार्ट क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। वो क्यों कर पा रहा है, क्योंकि हमारे पास उसके जो सेल है वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर पा रहे हैं। यानी कि जो ऑर्गन सिस्टम्स है आपके, आपका दिमाग है अच्छे से सोच समझ पा रहा है, आप याद कर पा रहे हैं, आप मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं, या फिर मैं आपको कुछ समझा पा रही हूँ। क्यों, क्योंकि जो मेरे ब्रेन है उसके अंदर भी क्या है, सेल्स है, उनको हम न्यूरॉन्स बोलते हैं। वो सारे किस चीज से, हमारे पास सेल से ही बने हुए हैं सारे ऑर्गन। हमारे पास जो ऑर्गन सिस्टम है उन्हीं ऑर्गन सिस्टम से मिलके हमारे पास क्या होता है, एक इंसान यानी कि ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको बेसिक यूनिट पता होनी चाहिए, सेल। अब सेल से भी छोटा कुछ है क्या, हाँ जी, उससे छोटा हमारे पास एटम है। एटम हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि हम इसको फर्दर, इससे भी फर्दर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में हम उसको तोड़ते हैं, लेकिन हमारे पास काम की चीज है। बायोलॉजी में सबसे छोटी यूनिट हमारे पास सेल्स, और हमारे पास केमिस्ट्री के हिसाब से देखें तो एटम। सेल से हमारे पास बनता है टिश्यू, टिश्यू से हमारे पास बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, देन हमारे पास ऑर्गेनिज्म। अब ये सेल भी तो किसी चीज का बना है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनल्स। ये हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो अभी हमने सेल पढ़ा कि एक छोटा सा कमरा है, अब उसके अंदर भी फंक्शन करने के लिए अलग अलग चीजें हैं। एक को जैसे हमने नाम दे दिया न्यूक्लियस, एक को हमने नाम दे दिया माइटोकॉन्ड्रिया, एक को हमने नाम दे दिया गोल्गी बॉडीज। ठीक है, तो ये सारी चीज क्या है, हमारे पास ऑर्गेनल्स, जो हमारे पास मिलके क्या बनाते हैं, एक सेल बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज अभी हम पढ़ेंगे। अभी क्या किया रॉबर्ट ब्राउन ने, जैसे ही स्कैन किया कि न्यूक्लियस दिखा उसको, लेकिन उसको क्या दिखा कि कुछ जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म थे उसमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं था, तो उसी के बेस पे सेल का बंटवारा हो गया, एक में न्यूक्लियस वेल डिफाइंड, एक में हमारे पास नहीं होता। तो उसी बेस पे हम पढ़ लेते हैं कि सेल हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक प्रोकैरियोट्स, एक हमारे पास यूकैरियोट्स। ठीक है, इतनी स्टोरी आई होप आपको समझ आई होगी। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में साथ के साथ पूछते चलो, और याद होना चाहिए आपको साथ के साथ सारा। तो सेल हमारे पास दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रो कैरियोट्स एंड यू कैरियोट्स। अब कुछ भी नहीं रटने का है, साथ के साथ देखो कैसे समझ में आएगा। प्रो यानी कि पुराना, कैरियोट्स जहां पे भी आपको बायोलॉजी में शब्द दिख जाए उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, कैरियोट्स आपके पास न्यूक्लियस। ठीक है, यू मीन्स न्यू, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं डिफाइंड। ठीक है, डिफाइंड आपका सही शब्द रहेगा यहाँ पे। प्रो यानी कि पुराना, यानी कि प्रिमिटिव। जिस भी सेल के पास आपका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि मान लो आपके पास कोई सेल है इस तरीके से, ठीक है, ये सारी चीजें एक साथ ही है, इसमें कोई न्यूक्लियस प्रॉपर डिफाइन नहीं है, तो इस तरीके के सेल को हम बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। जब हम सारा चैप्टर करेंगे ना उसके बाद फिर से हम इस पे प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स पे आएंगे, फिर आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। और ये हमारे पास ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें हमारे पास जैसे कि ये न्यूक्लियस क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आपको गोल्गी बॉडीज, और ये डॉट 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 आपका प्लाज्मा। ठीक है,
अभी इतना ही समझो, यूकैरियोट्स में हमारे पास क्या होता है, जिसमें डिफाइंड न्यूक्लियस हो, और प्रोकैरियोट्स हमारे पास जिसमें हमारे पास प्रिमिटिव यानी कि पुराना। इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझो। पहले हमारे पास क्या होता था, एक जमाना था कि शुरू शुरू में मोबाइल फोन शुरू हुए थे, नोकिया आता था उस टाइम, है ना। उसमें क्या होता था, 2-3 गेम्स होते थे, कोई ज्यादा एप्लीकेशंस नहीं होती थी। लेकिन आज के टाइम में जो हमारे पास फोन है वो क्या है, उसके पास हर एक नई एप्लीकेशन है, हर एक एप्लीकेशन का अपना खुद का फंक्शन है, राइट। तो ये इसके ऊपर सारी सारी जो हमारे पास ऑर्गेनेल्स हैं सभी का प्रॉपर फंक्शन डिफाइन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास नहीं था डिफाइन। यही हमारे पास प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ये हमारे पास लेटेस्ट यानी कि अपडेटेड चीजें हैं, ये हमारे पास पुरानी चीजें हैं, ठीक है। अभी इतना ही आपको पता होना चाहिए। जब हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर से आएंगे और आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएगा कि क्या हमारे पास प्रोकैरियोट्स होता है, क्या हमारे पास यूकैरियोट्स होता है। इसको देखो, देन हम आगे की तरफ देखते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, क्या लिख दिया मैंने, इसको डिटेल में। अभी तक हमने क्या देखा कि कौन से साइंटिस्ट ने किस तरीके के सेल को डिस्कवर किया, वो सभी क्या मजा ले रहे थे, लेकिन हमें तो मजा नहीं आ रहा। तो वही मजा लेने के लिए एक बार हम क्या सेल के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमें सेल का पता होगा, जब तो हमें मजा आएगा कि क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, ठीक है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि जो सेल है वो बनने के लिए क्या क्या चीजें आपको जरूर होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले प्लांट सेल को हम पढ़ लेते हैं। ये मैं आपको डिफाइन कर रही हूँ कि कोई इस तरीके का मान लीजिए लेयरिंग है, ठीक है। इसमें हमारे पास 2 लेयर होती हैं, एक अंदर की साइड भी होगी। इसमें हमारे पास एक न्यूक्लियस होगा और इसमें हमारे पास कुछ लिक्विड भी प्रेजेंट होता है। फर्स्ट जो नंबर पे है इसको बोलेंगे सेल वॉल। सेकंड हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, या फिर इसी का दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारे पास हो गया न्यूक्लियस, और जो लिक्विड मैंने दिखा रखा है इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास जेली टाइप का होता है। सेल वॉल हमारे पास प्लांट सेल की किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, जो आपको फोटोसिंथेसिस में आगे काम आती है। सेल मेम्ब्रेन अभी बताऊंगी, ये सारे इनके फंक्शन अभी पढ़ेंगे हम, ठीक है। अभी आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट सेल है वो किस किस चीज का बना होता है। सबसे पहले आपके पास सेल वॉल, फिर उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, देन आपके पास साइटोप्लाज्म, जेली लिक्विड, और उसके पास एक न्यूक्लियस तो होगा ही होगा। अब आ जाते हैं एनिमल सेल के पास, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, जेली लिक्विड होगा, और सिंगल ये आपके पास क्या होगी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इसको बोल देंगे साइटोप्लाज्म। ये आपका हो गया न्यूक्लियस। अब इन दोनों डायग्राम को देख के आपको कुछ समझ आ रहा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में आपके पास क्या डिफरेंस होगा। ओनली डिफरेंस आपके पास जो होता है वो होता है सेल वॉल का। प्लांट सेल में हमारे पास क्या होती है, सेल वॉल। आपको पता होगा, अब बेसिक सा क्वेश्चन कि हमारे पास क्यों नहीं है अभी सेल वॉल। हम क्या है, लिविंग यानी कि चलते फिरते हैं। अब आपको देखा है कि धूप आ गई या फिर बारिश आ गई, पेड़ क्या है एक जगह से दूसरी जगह चले गए कि हम, लेकिन हमारे पास क्या है, इतनी पावर है कि हम अपने आप को एडवर्स कंडीशन से बचा सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ये हमारे पास क्या होती है, आपने देखा होगा एक पेड़ में आप गुस्सा मारो, एक इंसान पे मारो, ये क्या अंदर की तरफ हो जाएगी, यानी कि इतनी वो रिजिड नहीं होती। लेकिन सेल वॉल हमारे पास क्या होती है, रिजिड होती है, प्रोटेक्शन के लिए है। ये हमारे पास किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। अब नेक्स्ट आपके पास सेल मेम्ब्रेन होती है, जिसके थ्रू आपकी मान लीजिए ऑक्सीजन जा रही है प्लांट्स में, या फिर रूट से पानी ले पा रहे हैं। वो किस वजह से ले पा रहे हैं, ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है, वो हमारे पास कहां से काम करती है, सेल मेम्ब्रेन से। इसमें हमारे पास छोटे 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 पोर्स होते हैं, यानी कि जैसे आपको पता होगा आपकी स्किन है सबसे बड़ा ऑर्गन है ना। इसके थ्रू भी आपका क्या है, ऑक्सीजन या फिर कोई भी चीज आपको मान लीजिए किसी भी एसिड या बेस को आप टच करते हैं, आपको पता हो जाता है ना कि यहाँ से मेरे को कुछ ना कुछ इफेक्ट हुआ। वही हमारे पास क्या है कि सेल मेम्ब्रेन क्या है,
इनवर्ड या आउटवर्ड जो भी प्रोसेस है, यानी कि ऑक्सीजन का इनहेल वगैरह यहाँ से इसके थ्रू होता है हमारे पास सेल के बाहर जो होती है। नेक्स्ट साइटोप्लाज्म, ये एक हमारे पास लिक्विड जेली लाइक लिक्विड प्रेजेंट होता है सेल में, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट आपके पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो सबसे मेन, जैसे कि हमारे पास ब्रेन होता है अपनी बॉडी का सबसे मेन, वही हमारे पास सेल का जो सबसे मेन क्या होता है, न्यूक्लियस ही होता है। अब इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है। अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि हमारे पास एक ऐसी चीज बताओ जो कि प्लांट सेल में है लेकिन एनिमल सेल में नहीं है, वो हमारे पास क्या हो गया, सेल वॉल। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा। अब एक चीज और यहां से आपको पता चली होगी कि जो हमारे पास बेसिक एलिमेंट्स या फिर हम बोलेंगे ऑर्गेनेल्स, किसी सेल की फॉर्मेशन में चाहिए ही चाहिए। इन तीनों में क्या चीजें कॉमन है, न्यूक्लियस यहाँ भी है, यहाँ भी है, साइटोप्लाज्म यहाँ भी है, यहाँ भी है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यानी कि ये चीजें तो आपके पास होंगी ही होंगी, ये ऑर्गेनेल्स तो किसी भी सेल के पास होंगे ही होंगे। इससे एक्स्ट्रा अगर आपको फंक्शनिंग करवानी है तो और भी ऑर्गेनेल्स आप दे दो, और भी ऑर्गेनेल्स आपके पास आ जाए। तो आपके पास बेसिक जो ऑर्गेनेल्स चाहिए सेल फॉर्मेशन में वो कौन कौन से है हमारे पास, कि उसके पास न्यूक्लियस होना चाहिए, दूसरा उसके पास साइटोप्लाज्म होना चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपके पास सेल की मेम्ब्रेन भी होनी चाहिए। आपको समझ में आया कि मैंने आपको क्यों बताया ये डायग्राम के थ्रू। अब आगे एक और आएगा, अभी तो मैंने बताया सेल वॉल, इसमें एक प्लास्टिड नाम का ऑर्गेनल होता है जो हमारे पास एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। अब वन बाय वन हम इन सभी की क्या फंक्शनिंग देखेंगे कि किसका क्या काम है, और न्यूक्लियस को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें हम और भी चीजें पढ़ेंगे एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, और भी जो ऑर्गेनल्स हमारे काम के एग्जाम ओरिएंटेड है वो सारी चीजें पढ़ेंगे। इसको देखो फिर हम आगे की तरफ। अब हम पढ़ लेते हैं ऑर्गेनल्स के बारे में, यानी कि जिन जिन ऑर्गेनल से हमारे पास सेल बना हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमारे पास क्या होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास कंट्रोल या फिर कोऑर्डिनेट करता है सारे फंक्शंस के, किसके, सेल के, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एवरी फंक्शन ऑफ द सेल। अब हम क्या पढ़ रहे हैं इस स्लाइड में, इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि कोई भी जो सेल है वो किस किस चीज से मिलकर बना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ये किसने फाइंड किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, ब्रेन ऑफ द सेल। दूसरा इसके पास क्या होता है, ये मान लीजिए आपके पास क्या है, न्यूक्लियस, इसमें क्या है, पोर्ट्स भी होंगे ताकि हमारे पास ऑक्सीजन या फिर वाटर वगैरह अंदर बाहर आ जा सके। तो इसके पास क्या होगा, न्यूक्लियस पोर्स प्रेजेंट होंगे। इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, फ्लूइड भी होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर फ्लूइड। इसके पास हमारे पास न्यूक्लियर फ्लूइड प्रेजेंट होगा। तीसरा, फोर्थ आपके पास, इसके पास क्या होगा, इसमें हमारे पास अंदर क्या होता है, इस तरीके का डीएनए प्रेजेंट होता है। इस डीएनए को डिटेल में पढ़ने के लिए थोड़ा सा अभी मैं आपको बता देती हूँ जितना आपके काम का है। ये हमारे पास क्या होता है, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। या फिर हम इसको ये इस तरीके का आपके पास थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, डीएनए होता है। इसको इसमें हमारे पास इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये किसका बना होता है, क्रोमोसोम्स का। कितने क्रोमोसोम के पेयर आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, सभी को पता होना चाहिए, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। उसमें से एक पेयर आपका क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पे लिख देती हूँ इसको। 23 पेयर्स आपके पास किसके प्रेजेंट होते हैं, आपके क्रोमोसोम्स सभी की बॉडी में 23 पेयर यानी कि 46। इसमें से हमारे पास 22 पेयर्स अलग से, एक पेयर आपके पास क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम, जो आपकी सेक्स को डिफाइन करता है कि आप मेल हैं या फिर फीमेल हैं। ठीक है,
अब इसमें भी फर्दर इसको हमारे पास कैसे, एक हमारे पास क्या होगा, मेल होगा, एक हमारे पास फीमेल होगा। मेल के पास कौन से होते हैं, एक्स वाई क्रोमोजोम, फीमेल के पास एक्स एक्स क्रोमोजोम। उसके बाद ये आपके पास फ्यूज होकर आपको बताएंगे कि एक्स एक्स मिलेगा, एक्स वाई, एक्स एक्स मिलेगा तो आपके पास बेबी गर्ल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास गर्ल होगी, अगर एक्स वाई होगा तो बॉय। तो आपके पास जो मेल डिफाइन या मेल डिटरमाइन करता है वो हमारे पास क्या करता है, मेल का जो सेक्स क्रोमोजोम है वो आपके पास डिफाइन करता है, ठीक है। अब एक आपके पास इसमें हमारे पास सबसे मेन जो हेरिडिटरी करेक्टर आपके पास पेरेंट से किस में आता है, बच्चे में आता है, वो किस वजह से आता है, डीएनए की वजह से, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये आपके पास क्या होता है, इसके थ्रू, इसकी जो बेसिक यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं जीन, इससे हम बोलते हैं हेरिडिटरी करैक्टर, ये हमारे पास शो करता है। अब डीएनए को थोड़ा सा देख लेते हैं, ये हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अब ये तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसको हम आगे की तरफ थोड़ा सा खोलते हैं, ठीक है, खोल दिया। अब ये क्या है, कुछ ना कुछ इस तरीके से गुच्छे से में क्या है, ये लिपटा हुआ है, इसको हम बोलते हैं हिस्टोन। ना याद रहे तो कोई बात नहीं, फर्दर इसको खोल लो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो इसको थोड़ा सा और खींचते हैं तो हमारे पास इस तरीके का कुछ आता है, ठीक है। ये आपका क्या है, डीएनए, डबल स्टैंडर्ड थ्रेड की तरह जो दिखने वाला है, इसको क्या बोलते हैं हम, डीएनए। ये आपके जो ये ग्रुप्स हैं, ये हमारे पास एटीपीसी, ए टी सी जी, ये यूनिट्स आपकी इसके ऊपर लगी होती हैं, जिसके पास आपकी इंफॉर्मेशन होती है कि हमारे पास जो करैक्टर्स हैं माता पिता के कैसे बच्चे में आते हैं, वो सारी इन्हीं से डिफाइन होती है, ठीक है। इतना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इस तरीके का ये हमारे पास डीएनए स्ट्रक्चर कैसे आए। और डीएनए हमारे पास किस में होता है, न्यूक्लियस में होता है। इसमें आपके पास एक न्यूक्लियोइड भी होता है, तो इसमें आपके पास खुद का क्या होता है, न्यूक्लियोइड भी होता है, ठीक है। ये आपका हो गया न्यूक्लियोइड। आई होप आपको न्यूक्लियस से रिलेटेड सारी चीजें समझ आई होंगी। इसको देखो, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। ऑर्गेनाल हमारे पास है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये जो मैं आपको वन लाइनिंग लिखवा रही हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। अब इसको किसने फाउंड किया था हमारे पास, एल्बर्ट रिचर्ड एल्बर्ट अल्टमान ने, ठीक है, या फिर आर अल्टमान आपको देखने को मिलेगा। इसका दूसरा नाम, पहले किस नाम से ये हमारे पास हम इसको जानते थे, बायोब्लास्ट के नाम से, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसका ओल्ड नेम। इसका फाउंडर कौन था हमारे पास, बेंद्रा, ठीक है। अब इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोलते हैं, अभी मैं आपको वीडियो के माध्यम से पढ़ा पा रही हूँ या फिर आप वीडियो के माध्यम से आप चीजें सीख पा रहे हैं, ये सारी चीज क्यों है, क्योंकि आपके पास एनर्जी है। एनर्जी है, आपको एनर्जी कहाँ से प्रोवाइड हुई, सेल्स की वजह से। वो सेल में एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब इसमें आप किस फॉर्म में आपके पास एनर्जी होती है, एटीपी। इसकी फुल फॉर्म तो आई होप आप सभी ने सुना होगा, एडिनो साइन ट्राई फोस्फेट। ये क्या करता है, जो ग्लूकोज वगैरह आपकी बॉडी में जाता है उसको किस में, एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, एटीपी। अब इसका स्ट्रक्चर आपको, आप कभी भी सबवे में गए होंगे, आपने क्या खाया होगा वहां पे, ब्रेड, उसमें क्या खूब सारी वेजीज आपको भर के दे देते हैं और फिर वो खाया भी नहीं जाता। उसी को अगर आप बीच से काट दो तो आपको मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। देखो कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका, ये बीच से मैंने कट कर दिया, ये आपके पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारे पास डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है इसका, सबसे मेन आपको पॉइंट याद रखना है, डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है। दूसरा मेन पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, अभी मैंने आपको डीएनए के बारे में बताया था ना, इसका खुद का डीएनए होता है, ओन डीएनए, उसका नाम हमने बोल दिया। माइटोकॉन्ड्रिया है तो एम,
डीएनए, इसका खुद का क्या होता है, डीएनए होता है। अब एटीपी एनर्जी आपके पास दो तरीके से हो सकती है, दो तरीके से आपने पढ़ा होगा, एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। एक में हम क्या ऑक्सीजन के थ्रू, उसमें हमारे पास क्या होता है 36 या फिर 38 हमारे पास एटीपी की एनर्जी की यूनिट बनती है हमारी बॉडी में, तो वो हमारे पास होता है एरोबिक, यानी कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा हो, इसको बोलते हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन। ये हमारे पास दो एटीपी। आप कभी जिम गए हो, किसी एक दिन आपने छुट्टी मार ली, तो आपकी मसल्स में क्या पेन हो जाता है, वो किस वजह से होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में सिर्फ दो एटीपी की एनर्जी उस दिन मिली है आपको, जिसकी वजह से आपको पेन फील होता है, उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये आपके काम का नहीं है, मेन आपको क्या बताना चाहिए कि किसने इसकी कौन इसका फाउंडर है, और इसका हमारे पास नाम क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल, और इसमें हमारे पास क्या काम करता है, ये एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, कौन, एटीपी। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। दूसरा पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि ये डबल लेयर है और इसका खुद का क्या है, डीएनए है। ये समझ में आया, फिर आपको एक नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू हम थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं। हाँ भाई, मजा आ रहा है आपको सेल पढ़ते हुए, नहीं आ रहा, अभी आएगा। और भी देखो, मान लीजिए आपके पास न्यूक्लियस है, ये आपके पास प्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, जहां से चीजें क्या होगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ये आपके पास मान लिया न्यूक्लियस है, ठीक है, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसके अंदर भी हमारे पास क्या क्या चीजें होती है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, वो कैसे होगा। इस तरीके से डायग्राम आप बना सकते हैं साथ के साथ। अभी समझाऊंगी क्या बनाया है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, देख लेते हैं एक बार वन बाय वन। ये आपका हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के साथ हमारे पास अटैच होती है, क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेड ब्लैक से दिखाते हैं। इसके ऊपर क्या बैठे हुए हैं, राइजोम्स। बताती हूँ अभी सारी चीजें, एक मिनट बस। तब तक आप न्यूक्लियस के जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे वो कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या क्या न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं। हाँ, तो देखते हैं। अब ये ब्लू लाइन से मैंने जो लिखा है, ये हमारे पास क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डरने की जरूरत नहीं है, एक दो बार पढ़ोगे आपको भी नाम याद हो जाएंगे। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये क्या बना दिया मैम आपने, ये भी हमारे पास क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में लिख रही हूं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या है, हमारे पास राइजोम्स बैठे हुए हैं। इनका काम क्या है, प्रोटीन बनाना। कोई ना कोई आपके पास क्या है, सेल के अंदर कुछ ना कुछ क्या है, ऑर्गेनेल्स है, उसके अंदर क्या है, उसका क्या अलग अलग फंक्शंस है। तो इसका जो फंक्शन है वो क्या है हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे, राइजोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स। इन दोनों का काम हमारे पास क्या है, टू मेक प्रोटीन, ठीक है। अब इसके ऊपर ये बैठे हुए हैं, तो इसको हमने बोल दिया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, राइजोम्स बने हुए हैं।
लेकिन इसके ऊपर कुछ नहीं है, प्लेन है, तो इसको बोल दिया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आपको याद हो गया होगा कि किसको हम रफ बोलेंगे, किसको हम स्मूथ बोलेंगे। स्मूथ कौन सा होगा, जिसके ऊपर हमारे पास राइजोम्स नहीं होंगे। इसका काम हमारे पास क्या होगा, फैट जो लिपिड्स, जो आपकी चर्बी होती है ना, फैट जमा होता है, वो किस वजह से होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, यानी कि जो फैट या फिर लिपिड्स, वो सारी चीजें किस वजह से होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। इनका काम क्या होता है, प्रोटीन को बनाना। अब प्रोटीन बना दिया भाई इन्होंने, अब क्या कोई भी चीज बना दी तो डायरेक्ट हम बना के ऐसे ही तो नहीं फेंक देते या ऐसे ही तो नहीं दे देते, उसको क्या करते हैं, अच्छे से पैक करते हैं, गिफ्ट पेपर में पैक करते हैं, तो उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे। वो काम आपके पास होता है गोल्गी बॉडीज का, इसको बोलते हैं गोल्गी बॉडी। जैसे ही हमारे पास क्या हुआ, प्रोटीन बना, ये क्या कर लेगा, इसको कैप्चर कर लेगा, और इसका हमारे पास काम क्या होगा कि ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। जहां जहां पे आपके सेल्स को क्या प्रोटीन की जरूरत है, वहां पे ये हमारे पास गोल्गी बॉडीज क्या है, उसको पहुंचा देगी। एक इसी तरीके का इसका ही हमारे पास क्या है, गोल्गी बॉडीज का, या फिर एक इसी तरीके का हमारे पास क्या बनता है, लाइजोम्स। इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैक ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, सुसाइडल बैक ऑफ द सेल इज नोन एज लाइजोम्स। वो हमारे पास क्या होता है, इट इज, ये कहां पे, गोल्गी बॉडीज का ये एक मान लीजिए, इसमें हमारे पास क्या होता है, मान लीजिए कोई बाहर से आपकी सेल के ऊपर क्या हुआ, एक्सटर्नल आक्रमण हुआ, ठीक है। अब प्रोटीन बन रहा है अंदर, तो प्रोटीन बन रहा है भाई, हमें तो अपना प्रोटीन नहीं देना, तो उस सभी को बचाने के लिए कि बाहर से आपके ऊपर आक्रमण हुआ, जो एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं, वो हमारे पास कौन करते हैं, लाइजोम्स करते हैं। ये अपने आप क्या कर देते हैं, खुद की सुसाइड करके ब्लास्ट हो जाते हैं, और जो आपके पास बाहरी फैक्टर है उसको भी क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी कि ये अच्छा काम करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे अभी वायरस के टाइम आपको एंटीबॉडीज है ना बाहर से डाली गई थी, वही हमारे पास क्या, अब आपकी बॉडी का अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि वो खुद की खुद आपके एक्सटर्नल फैक्टर को रोक पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो बाहर से कुछ नहीं होगा, तो आप बीमार नहीं हो पाओगे। वो सारे फंक्शंस आपके लाइजोम्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आएगा। अब प्रोटीन बन गया तो अब पैक हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, बाहर से कोई चीज हमें आई, हमने अपना प्रोटीन नहीं दिया, अब अच्छे से सारी चीज सेफ है, तो यहाँ से आप सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हुआ, बाहर क्या होगी, चीजें चली गई, अलग अलग सेल के पास आपकी चीजें ट्रांसपोर्ट होगी। आई होप आपको इतना फंक्शन समझ में आया होगा इस चीज का। आया, आगे की तरफ चले, आया मजा, कैसे कैसे चीजें हो रही है हमारे अंदर शरीर में, कैसे एनर्जी आपको मिल पा रही है। खाना खाते हो आप, खाना खाया, वो कैसे हमारे पास हर पार्ट में एनर्जी पहुंचती है। मान लीजिए आपने, आपके सिर में दर्द है या कहीं पे भी मेडिसिन ली, कैसे आपका सिर का दर्द उससे ठीक हो जाता है, कैसे वो चीजें ट्रांसपोर्ट हो पाती है, वो सारी चीजें सेल की वजह से। कैसे कैसे वो कौन सा सेल, ये सारे फंक्शंस अलग अलग बटे हुए हैं कि वहीं पे जाके वो चीजें इफेक्ट करें, वहीं पे जाके आपका जो टारगेट है उसको सेट करें, ठीक है। इतना समझ में आया, इसको देखो, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। ये आज के लिए इतना ही ठीक है, बताओ, बोलो, ठीक है, इतना ही। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। फिर कल हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और थोड़ा सा टॉपिक रहता है वो फिर कल खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक यू।